गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED ID सेमिस्टर 4 पेपर नंबर 12 टीचिंग मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट से यूनिट 5.4 बेसिक स्किल्स फॉर लर्निंग हिंदी और रीजनल लैंग्वेज listening, speaking, reading and writing skills हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के बुनियादी कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना इत्यादि कौशलों के बारे में आज के टॉपिक में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं परिचय। ध्वनि, शब्द और वाक्य किसी भी भाषा के आधारभूत तत्व होते हैं। इनको भली भांति जानकर मनुष्य भाषा की प्रकृति को समझ सकता है। शिक्षक के लिए इन तत्वों के व्यावहारिक ज्ञान की शिक्षण प्रक्रिया को जानना आवश्यक है। भाषा ज्ञान के लिए श्रवण दक्षता एक महत्वपूर्ण कौशल है। श्रवण दक्षता मौखिक अभिव्यक्ति का आधार बनती है। भाषा ज्ञान के विकास के लिए पठन ज्ञान का भी विशेष महत्व है। पठन में उच्चारण स्पष्टता, प्रवाह, अर्थ ग्रहण क्षमता तथा प्रभाव उत्पादक अपेक्षित गुण हैं। अतः शिक्षार्थियों में पठन कौशल का विकास आवश्यक होता है। भाषा की चरम सीमा लेखन होती है। सामान्य लेखन एवं सृजनात्मक लेखन की क्षमता का विकास भाषा के क्षेत्र में समान रूप से महत्वपूर्ण है। अतः लिखित भाषा के विकास एवं लेखन में आने वाली अशुद्धियों के संशोधन की प्रक्रिया का ज्ञान भाषा शिक्षक के लिए आवश्यक है। सबसे पहले देखते हैं श्रवण कौशल यानी सुनना। श्रवण शब्द श्रु धातु से बना है जिसका अर्थ है सुनना। सुनने की विभिन्न क्रियाओं को यथापूर्वक या ध्यानपूर्वक सुनने, अधिगम करने तथा मौखिक संवाद करने इत्यादि से इसका संबंध है। शिक्षार्थी अपने जन्मकाल से ही सार्थक एवं निरर्थक अनेक प्रकार की ध्वनियाँ सुनना आरंभ कर देता है। शिक्षार्थी की अधिकांश भाषा शिक्षा उसकी श्रवण द्वारा ग्रहित ध्वनियों पर ही अवलंबित होती है। वैदिक काल में जो साहित्य था वह सुनकर याद किया जाता था। यही कारण है कि वेद को श्रुति भी कहा जाता है। श्रवण कौशल विकास आधारित शिक्षण उद्देश्य सुनना,
मानव जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है। विद्यालय में भी शिक्षार्थी लगभग अपना आधा समय सुनने में ही व्यतीत करता है। श्रवण कौशल के महत्व को देखते हुए भाषा शिक्षक को सुनियोजित प्रयास करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी निम्नलिखित क्रियाओं में सहभागी बन सके। धैर्य एवं ध्यानपूर्वक सुनने की कुशलता अर्जित कर सके। शुद्ध एवं अशुद्ध उच्चारण ध्वनियों एवं शब्दों में भेद करने में समर्थ हो सके। श्रुत सामग्री को समझकर उसके केंद्रीय भाव या विचारों को ग्रहण कर सके। सुनी हुई विषय वस्तु के आधार पर शिष्टतापूर्वक प्रश्न पूछ सके। रेडियो, दूरदर्शन इत्यादि पर प्रस्तुत संवादों, समाचारों आदि को सुनकर समझ सके। श्रवण के प्रकार। श्रवण कौशल के विकास से तात्पर्य है कि शिक्षार्थी जो कुछ सुने उसे समझे, अर्थ ग्रहण करे, उसे याद रखे इत्यादि। कौशल की इन अपेक्षाओं के आधार पर श्रवण प्रक्रिया के निम्नलिखित प्रकार है। नंबर 1, अवधानात्मक श्रवण। नंबर 2, रसात्मक श्रवण। नंबर 3, विश्लेषणात्मक श्रवण। श्रवण कौशल विकास संबंधी क्रियाकलाप। भाषा शिक्षक के लिए श्रवण कौशल विकास संबंधी क्रियाकलापों पर विचार करना आवश्यक होता है, जिनकी सहायता से शिक्षक शिक्षार्थियों में श्रवण कौशल का सुनियोजित विकास कर सके। श्रवण कौशल का सुनियोजित विकास कर सके। शैक्षिक क्रियाकलाप। इसमें नंबर 1 है शैक्षिक क्रियाकलाप। शिक्षार्थियों को कुशल श्रोता बनाने के लिए निम्नलिखित शैक्षिक क्रियाकलाप उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। नंबर 1, कहानी सुनना। नंबर 2, वार्तालाप सुनना। नंबर 3, प्रकृति एवं देश प्रेम संबंधी कविताएं सुनना। नंबर 4, चित्रों की सहायता से कहानी सुनना। नंबर 5, महापुरुषों की सूक्तियाँ सुनना इत्यादि। अब दूसरा सहशैक्षिक क्रियाकलाप। विद्यालय स्तर पर श्रवण कौशल विकास के लिए सहशैक्षिक क्रियाकलाप आयोजित करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थियों का श्रवण कौशल प्रभावित होगा, जैसे वाद विवाद, कहानी, सुवाचन प्रतियोगिता, सामूहिक बाल सभा, समाचार वाचन इत्यादि। अब देखते हैं वाचन कौशल यानी बोलना। वाचन कौशल को भाषण कौशल भी कहते हैं। भाषण अर्थात बोलना मौखिक अभिव्यक्ति विचारों के आदान प्रदान का प्रमुख माध्यम है। मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए भाषा का बोलकर प्रयोग करता है, तो उसे मौखिक
अभिव्यक्ति या वाचन कौशल कहते हैं। शिक्षार्थी के विकास की दृष्टि से प्रारंभ से ही अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रारंभ में शिक्षार्थी को शिक्षा देने के लिए संभाषण ही सिखाया जाना चाहिए। भाषा की नींव तैयार करने में मौखिक अभिव्यक्ति सहायक होती है। वाचन शिक्षण के उद्देश्य वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। शिक्षार्थी मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के द्वारा शुद्ध, स्पष्ट एवं स्वाभाविक एवं प्रवाह युक्त वाणी में वार्तालाप एवं भाषण करने की क्षमता अर्जित कर सकेंगे। भावानुकूल, आरोह अवरोह बल अनुतान का ध्यान रखते हुए शिक्षार्थी मौखिक अभिव्यक्ति कर सकेंगे। शिक्षार्थी अपने मनोभावों जैसे हर्ष, विषाद, क्रोध, विस्मय आदि इत्यादि को स्वाभाविक एवं भावमय ढंग से अभिव्यक्त करने में सक्षम हो सकेंगे। साहित्यिक, सामाजिक, वैज्ञानिक इत्यादि विषयों पर आयोजित वार्तालाप एवं परिचर्चाओं में भाग ले सकेंगे। वाचन कौशल की विशेषताएं। शिक्षार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के समुचित विकास के लिए शिक्षक को वाचन अभिव्यक्ति कौशल की उन अभिव्यक्तियों का ज्ञान होना चाहिए जो वाचन या मौखिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाती है। अभिव्यक्ति कौशल की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1 शुद्धता, नंबर 2 स्वाभाविकता एवं स्पष्टता, नंबर 3 विचार क्रमबद्धता, नंबर 4 सशक्तता, नंबर 5 प्रवाह, नंबर 6 अवसरानुकूलता, नंबर 7 प्रभाव उत्पादक। अब देखते हैं वाचन कौशल या मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की क्रियाएं। मनुष्य प्रतिदिन के कार्य व्यापार में अनेक व्यक्तियों के संपर्क में आता है और भाषा के माध्यम से अपने विचार प्रकट करता है। सामान्यतः विचारों के संप्रेषण के लिए मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया जाता है। विभिन्न शैक्षिक स्तरों पर शिक्षार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति को निम्नलिखित प्रकार से विकसित किया जा सकता है। नंबर 1 अनौपचारिक बातचीत। कक्षा में तथा कक्षा के बाहर भाषा शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच अनौपचारिक लेकिन रोचक बातचीत से शिक्षार्थी की झिझक खुल जाती है तथा उनमें आत्मविश्वास उत्पन्न होता है। शिक्षार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि होने के साथ साथ शिक्षार्थियों के वाक्य विन्यास में भी सुधार होता है। नंबर 2 कथन कहानी।
कथन या कहानी। भाषा शिक्षक स्तर पर शिक्षार्थियों को कक्षा में कहानी एवं घटनाओं के रोचक कथन प्रस्तुत कर शिक्षार्थियों को उत्प्रेरित कर सकता है। नंबर 3, घटना। शिक्षार्थियों की मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए भाषा शिक्षक को किसी रोचक घटना को स्वयं भी सुनाना चाहिए तथा शिक्षार्थियों को भी प्रेरित करना चाहिए। नंबर 4, चित्र वर्णन। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति को घटना एवं व्यक्तियों पर निर्मित चित्रों के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। नंबर 5, भाषण या वाद विवाद। भाषण मौखिक अभिव्यक्ति को विकसित करने का एक अत्यंत उपयुक्त साधन है। भाषा के शिक्षक को समय समय पर शिक्षार्थियों के रुचि एवं ज्ञान के आधार पर भाषण देने का अवसर देना चाहिए तथा विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कर तर्क शक्ति, हाजिर जवाबी, तर्क उत्पन्नमति इत्यादि का विकास करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार उपर्युक्त वाचन कौशल द्वारा शिक्षार्थी को कुशल बनाया जा सकता है। नंबर 3 है पठन कौशल। हमने सबसे पहले देखा है सुनना, दूसरा कौशल था बोलना। अब तीसरा कौशल देखते हैं पठन कौशल। शिक्षार्थी में पठन कौशल का विकास करना भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अतः शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वह पठन के महत्व, स्वरूप तथा उपयोग को भली भांति समझकर तदनुरूप शिक्षण प्रक्रिया को अपनाएं। अब देखते हैं पठन का महत्व। पठन भाषा का एक महत्वपूर्ण कौशल है। पठन में दक्ष मनुष्य ही लिखित भंडार का प्रयोग कर सकता है। विचारों के ग्रहण, विश्लेषण तथा विवेचन में पठन का विशेष योगदान है। आज मुद्रण के युग में समाचार तथा पत्र पत्रिकाओं को पढ़कर शिक्षार्थी अपने समाज तथा देश की समस्याओं से परिचित होते हैं। अतः पठन दक्षता जनतंत्र की सफलता का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। शिक्षार्थी की दृष्टि से भी पठन योग्यता का विकास बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विषयों के शिक्षण का माध्यम भाषा होने के कारण कुशल शिक्षार्थी शैक्षिक उपलब्धि उच्च कोटि की होती है। कुशल शिक्षार्थी की शैक्षिक उपलब्धि उच्च कोटि की होती है। पठन के प्रकार तथा प्रयोजन पठन के प्रकार तथा प्रयोजन पठन की क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। नंबर 1, सस्वर या मुखर रूप में। नंबर 2, स्वरहीन या
मौन रूप में। पठन प्रक्रिया दो रूपों में होती है। पहला है सस्वर या मुखर रूप में, दूसरा है स्वरहीन या मौन रूप में। पठन प्रक्रिया में शिक्षार्थी पहले सस्वर पठन ही करता है। सस्वर पढ़ने का अभ्यास हो जाने के बाद वह धीरे धीरे मौन पठन की ओर अग्रसर होता है। प्राथमिक स्तर के अंत तक शिक्षार्थी पठन के दोनों प्रकारों से परिचित हो जाता है। अब देखते हैं पठन अभिरुचि का विकास। जीवन में पठन के महत्व को देखते हुए यह आवश्यक है कि शिक्षार्थी में पठन के प्रति रुचि का विकास प्रारंभ से ही होता रहे। पठन अभिरुचियों के संबंध में देश विदेश में अनेक अध्ययन एवं अनुसंधान किए गए हैं। इनके आधार पर पता चलता है कि शिक्षार्थी की अभिरुचियां उनके भौगोलिक वातावरण, सांस्कृतिक परिवेश, उपलब्ध पाठ्य सामग्री तथा प्रचलित शिक्षण विधि के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। शिक्षार्थी की आयु, लिंग तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति भी उसकी पठन अभिरुचि के निर्धारण में सहायक होते हैं। पठन अभिरुचि के निर्धारण में सहायक होते हैं। जैसे जैसे शिक्षार्थी का पठन कौशल विकसित होता जाता है, वैसे वैसे उसकी पठन सीमा का भी विस्तार होता है। पठन अभिरुचि के विकास में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पाठों का अध्ययन कराते समय शिक्षक विविध प्रश्नों तथा उदाहरणों द्वारा शिक्षार्थी को पठन अभिरुचि को उत्प्रेरित कर सकते हैं। शिक्षार्थी की पठन अभिरुचि के विकास में शिक्षक की रुचि तथा मार्गदर्शन का काफ़ी योगदान होता है। शिक्षक को समय समय पर शिक्षार्थी को विभिन्न पाठ्य स्रोतों तथा पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों के विषय में ध्यान आकर्षित करना चाहिए, जिससे शिक्षार्थी जिज्ञासावश पुस्तकों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे उनकी पठन अभिरुचि का निश्चयी विकास होगा। अब देखते हैं लेखन कौशल। किसी भी भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए मौखिक अभिव्यक्ति तथा वाचन कौशल के साथ साथ लेखन कौशल में दक्ष होना आवश्यक है। प्रभावशाली लिखित अभिव्यक्ति के माध्यम से मनुष्य दूरस्थ व्यक्ति के पास अपने विचार उसी रूप में संप्रेषित करने में सक्षम हो सकते हैं। प्रायः देखा जाता है कि लिखित रचना मौखिक रचना की अपेक्षा अधिक सशक्त, सरल और प्रभावपूर्ण होती है।
उच्च कोटि की लिखित रचना युग युग तक मानव को उत्साह, संदेश और जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती है। जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करती रहती है। अब देखते हैं लेखन कौशल का महत्व। लिखित रचना का मानव के जीवन में अनेक दृष्टियों से महत्व है। साहित्यिक, सांस्कृतिक, व्यापारी तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रियाकलापों का निर्वाह लिखित भाषा के माध्यम से होता है। राष्ट्र के समस्त संसदीय, शासकीय, न्यायिक इत्यादि कार्यों का संवहन लिखित आदेशों एवं संदेशों से होता है। किसी भी बात या आदेश तथा संदेश को लिखित रूप में ही प्रमाण माना जाता है। विद्यालय स्तर पर भी लिखित रचना का अत्यधिक महत्व है। किसी भी विषय पर सुसंबद्ध एवं क्रमबद्ध रूप से विचार प्रकट करने के कौशल की प्राप्ति में लिखित रचना शिक्षण बहुत उपयोगी होता है। लिखित रचना की शिक्षा द्वारा शिक्षार्थियों की सृजनात्मक प्रतिभा को जागृत कर उन्हें स्वतंत्र भाव प्रकाशन के लिए प्रेरित किया जा सकता है। आगे देखते हैं लेखन की प्रक्रिया। लिखित रचना के शिक्षण से पूर्व शिक्षार्थी में लेखन तत्परता का विकास करना आवश्यक होता है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को तख्ती या स्लेट अथवा कापी पर वर्ण रचना का अभ्यास कराया जाता है। धीरे धीरे शिक्षार्थी सुलेख और अनुलेख द्वारा सुंदर, सुडौल और समाकृतिक शब्दों तथा वाक्यों का लेखन सीखता है। वाक्य रचना के अनंतर अनुच्छेद लेखन और तदनंतर पत्र लेखन, निबंध लेखन इत्यादि सीख जाता है। इस प्रकार तत्परता और तैयारी के लिए शिक्षक को सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र को अपनाना चाहिए। इस संबंध में जे मैस्की तथा जे मैनरो का कथन है कि जिन वस्तुओं पर लिखने की शिक्षा दी जाए उनका क्रम इस प्रकार रहे। जमीन पर उंगली से, शामपट पर खड़िया से, स्लेट पर बत्ती से, तख्ती पर कलम से और अंत में कागज पर होल्डर, स्याही या पेन से। लिखित रचना के प्रकार एवं उनका शिक्षण। लिखित रचना का प्रारंभिक रूप अनुलेख है। अनुकरण द्वारा शिक्षार्थियों को सिखाने के लिए प्रारंभ में अनुलेख का अभ्यास कराया जाता है। इसके द्वारा शिक्षार्थी सुलेख का भी अभ्यास करता है। अभ्यास के बाद माध्यमिक स्तर पर शिक्षार्थियों को निम्नलिखित प्रकार की रचनाओं का शिक्षण कराया जाता है। नंबर 1,
वर्णन चित्रों के आधार पर। नंबर 2 पत्र। नंबर 3 लेख एवं निबंध। नंबर 4 सार लेखन। नंबर 5 व्याख्या। नंबर 6 समीक्षा लेखन। नंबर 7 रिपोर्ट लेखन। नंबर 8 संवाद। नंबर 9 जीवनी या आत्मकथा। नंबर 10 कहानी इत्यादि। लिखित रचना शिक्षण के विधि के लिए निम्नलिखित विधियों का भी आश्रय लिया जा सकता है, जैसे नंबर 1 चित्र वर्णन विधि। नंबर 2 प्रश्नोत्तर विधि। नंबर 3 उद्बोधन विधि। नंबर 4 रूपरेखा विधि। नंबर 5 प्रवचन विधि। नंबर 6 स्वाध्याय विधि। नंबर 7 विचार विमर्श अथवा परिचर्चा विधि। नंबर 8 आदर्श अनुकरण विधि। इस प्रकार उपर्युक्त चारों कौशलों में निपुण होने पर शिक्षार्थी का भाषा संबंधी विकास होता है। हिंदी भाषा के शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है। हिंदी भाषा के शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है कि वह शिक्षार्थी में हिंदी भाषा के प्रति तथा सिद्धांतों के प्रति जागरूकता तथा लगाव बढ़ाने का प्रयास करे। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के टॉपिक में हमने हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषा शिक्षण के बुनियादी या प्राथमिक कौशल जैसे सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना कौशल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया। इसी टॉपिक के आधार पर मैं आपके लिए असाइनमेंट के तौर पर 2 प्रश्न दे रहा हूँ। आप उन 2 प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर इसी व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 हिंदी भाषा शिक्षण में श्रवण तथा वाचन कौशल की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 1 हिंदी भाषा शिक्षण में श्रवण तथा वाचन कौशल की व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 2 हिंदी भाषा शिक्षण के बुनियादी या प्राथमिक स्तर के कौशलों में से पठन एवं लेखन कौशल का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 2 हिंदी भाषा शिक्षण के बुनियादी या प्राथमिक स्तर के कौशलों में से पठन एवं लेखन कौशल का वर्णन कीजिए। ओके, धन्यवाद।